Hello guys, the topic that we are going to study today is biomolecules. Right? This is the chapter 9th of class 11th biology. So without wasting any time, let's get started. In the beginning, they had given you a short intro of the topic. Then the first topic that we will be studying is the analysis of the chemical compositions. Right? And in that topic we are going to deal with the term biomolecules, that what does the term biomolecules actually means, what are these biomolecules, that all we are going to understand in that. So let's start. It says there is a wide diversity in living organisms in our biosphere. It is true. Now a question that arises in our mind is, are all living organisms made up of same chemicals? This is what they want to ask, that we are able to see a wide diversity around us, right? We are able to see animals, we are able to see birds, we are able to see insects, we humans are there. So there is a wide diversity of organisms living onto this earth. So are they all made up of the same composition, same chemical compositions? That is the elements and the compounds. You have learned in chemistry how element analysis is performed, right? एलिमेंट एनालिसिस कैसे परफॉर्म होता है वो सब आप लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री में. देन दिस इज, इफ वी वर टू परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू or microbial paste, we obtain a list of elements like carbon, hydrogen, oxygen and several others and their respective contents per unit mass of the living tissue. मतलब देन दिस इज कि अगर हम लोग वही जो एलिमेंट एनालिसिस जो हम लोग केमिस्ट्री में एलिमेंट की कॉम्पोजिशन जानने की, उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी जानने के लिए करते हैं, अगर हम वो सेम प्रोसीजर कैरी आउट करें ऑन द लिविंग प्लांट और लिविंग टिश्यू, एक प्लांट टिश्यू पे, एनिमल टिश्यू पे या फिर माइक्रोबियल पेस्ट के ऊपर अगर हम लोग वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, देन व्हाट आर वी गोइंग टू गेट? Then it says that we are going to get the presence of the elements such as carbon, hydrogen, oxygen and इस टाइप के बहुत से elements की presence हम लोग को देखने को मिलेगी, right? Then this is, if same analysis is performed on the piece of Earth's crust as an example of non-living matter. अब देखो, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू या माइक्रोबियल पेस्ट, ये सब क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है. तो ऑर्गेनिक मैटर पे अगर हम लोगों ने परफॉर्म किया, देन वी गॉट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. बट अगर हम लोग वो सेम चीज़ परफॉर्म करते हैं ऑन द नॉन लिविंग मैटर, अब नॉन लिविंग मैटर के लिए एग्जांपल उन्होंने ले लिया अर्थ क्रस्ट का, वो भी एक नॉन लिविंग मैटर है. तो अगर हम लोग अर्थ क्रस्ट पर हम लोग चेक करते हैं द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स, देन ऑल्सो वी आर गोइंग टू गेट द सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट. ठीक है, देन वी ऑब्टेन अ सिमिलर लिस्ट, राइट? देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट? तो जो हमें ऑर्गेनिक से लिस्ट मिली और इनऑर्गेनिक मैटर से लिस्ट मिली, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इन एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंसेस कुड बी मेड आउट. ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ सैम्पल ऑफ अर्थ्स क्रस्ट ऑल्सो प्रेजेंट इन द सैम्पल ऑफ लिविंग टिश्यू. जो अर्थ क्रस्ट में एलिमेंट्स पाए जाते हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द लिविंग टिश्यू, राइट? हाउएवर, जो छोटा सा, जो माइन्यूट से डिफरेंस है दोनों में, वो ये है, अ क्लोजर एग्जामिनेशन रिवील्स दैट रिलेटिव अबंडेंस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन with respect to other elements is higher in living organisms than in the earth's crust. This is what the difference between the two lists. मतलब जब हम लोग क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, दे आर ऑलमोस्ट सेम, बट जब हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं, देन वी फाइंड आउट दैट जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इंक्लूड्स द एनिमल टिश्यू, द प्लांट टिश्यू या द माइक्रोबियल पेस्ट. तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन की कंपोजिशन है, जो क्वांटिटी है ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन द ऑर्गेनिक पेस्ट इज हायर देन दैट ऑफ द इनऑर्गेनिक पेस्ट. ठीक है, ये हमें एक डिफरेंस देखने को मिलता है. इसके बाद ये इन्होंने टेबल दे रखी है, उसमें देखने को बोला है. ठीक है, तो वो टेबल ये है कि वेट ऑफ अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी. तो ये हो गया हमारा अर्थ क्रस्ट और ये हो गया हमारा ह्यूमन बॉडी. अब देखो, हाइड्रोजन 0.14 प्रेजेंट है और यहाँ पे 0.5 प्रेजेंट है परसेंट, ये परसेंट में है वेट. ठीक है, तो
1/4% वेट है ऑफ हाइड्रोजन इन द अर्थ्स क्रस्ट, और ह्यूमन बॉडी में इट इज़ 0.5%। कार्बन का देखो इट इज़ 0.03%, कितना मिनिमम क्वांटिटी, और इन केस ऑफ ह्यूमन बॉडी इट इज़ 18.5%। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा है कि क्वांटिटी में ज़्यादा होते हैं। So now what we are going to talk about is how to analyze the chemical composition। जो हम लोग वो chemical analysis perform करने की बात कर रहे थे, तो what is that, how we are going to find out कि कौन कौन से elements present हमारे टिश्यू में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस पूरे पैराग्राफ का एक शॉर्ट इंट्रो दे देती हूँ कि इसमें एक्चुअली में कर क्या रहे हैं, फिर हम लोग उसका रीड करेंगे। तो इसमें क्या कर रहे हैं ये लोग कि इन लोगों ने एक टिश्यू लिया। अब वो टिश्यू एनिमल टिश्यू भी हो सकता है या प्लांट टिश्यू भी हो सकता है। एनिमल टिश्यू का एग्जांपल इन्होंने क्या दिया है, वेजिटेबल ले ली, और एनिमल टिश्यू का एग्जांपल इन्होंने दिया है ऑफ पीस ऑफ लिवर, और प्लांट टिश्यू का एग्जांपल दिया है वेजिटेबल। तो वेजिटेबल ले ले या फिर हम लोग ले लें किसी भी पीस ऑफ लिवर ले ले या कुछ भी ले ले फॉर फाइंडिंग आउट द केमिकल कॉम्पोजिशन। तो फिर टिश्यू को लिया, उसको फिर मोटार एंड पेस्टल में रख दिया। अब मोटार एंड पेस्टल क्या होता है वो आपको पता होगा, आपने बायो लैब में देखा होगा। अगर नहीं देखा है सो इट इज़ दिस, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है ये हो गया हमारा मोटार, और ये वाला स्ट्रक्चर हो गया हमारा पेस्टल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोटार एंड पेस्टल। तो अब देखो, तो जो हमारा मोटार एंड पेस्टल होता है उसमें ग्राइंडिंग के लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, उस टिश्यू को हम लोगों ने मोटार एंड पेस्टल में डाला। उस मोटार एंड पेस्टल में फिर थोड़ा सा हम लोगों ने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड भी डाला। कौन सा, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला। ठीक है, और उसके बाद उसकी एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में जो हमारा टिश्यू था उसको ग्राइंडिंग करना शुरू कर दिया। ग्राइंडिंग करने के बाद हम लोगों को पेस्ट मिला, और जो कि था एक थिक स्लरी। थिक स्लरी का मतलब होता है, देखो स्लरी एक ऐसा मटेरियल होता है कि जो कि ना सॉलिड हो और ना ही लिक्विड हो, और थिक स्लरी मतलब जो सेमी लिक्विड होता है ना, वो हो गया हमारा स्लरी। ठीक है, तो थिक स्लरी मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ सॉलिड बट नॉट अ सॉलिड। अब आप लोग जैसे देख लो, जैसे जो चटनी होती है ना, जो चटनी का टेक्सचर होता है दैट इज स्लरी, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर इन दैट वे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने ग्राइंड किया। उसके बाद वो जो स्लरी थी उसको हम लोगों ने फ़िल्टर किया थ्रू अ कॉटन क्लॉथ, अ चीज़ क्लॉथ और अ मसलिन क्लॉथ। किसी भी इन तीनों टाइप में से किसी भी क्लॉथ के साथ हम लोगों ने उसको फ़िल्टर किया। अब जब हम लोग फ़िल्टर करते हैं तो क्या हो जाता है, जब हम लोग कोई भी चीज़ फ़िल्टर करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट 2 फ्रैक्शंस। पहला फ्रैक्शन जो फ़िल्टर नहीं होता है, ठीक है, और दूसरा फ्रैक्शन जो फ़िल्टर हो गया है, राइट। तो जो फ़िल्टर होके हमें बीकर के अंदर मिला, जो वो लिक्विडी पोर्शन जो हमें फ़िल्टर होके बीकर के अंदर मिला, दैट इज़ योर फिल्ट्रेट। और जो ऊपर ही रह गया क्लोथ के, दैट इज़ द रिटेंटेट। फिल्ट्रेट जो है वो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखो जो हम लोगों ने ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाला था दैट वाज लिक्विड, राइट, दैट वाज नॉट सॉलिड, दैट वाज लिक्विड। और लिक्विड में जो चीज़ डिज़ोल्व हो गई वही तो फिल्टर आउट हुई इनटू द बीकर, वही तो हम लोगों को बीकर में नीचे मिली, क्योंकि बीकर में हम लोगों को लिक्विड पोर्शन ज़्यादा मिला जो कि फ़िल्टर आउट हो गया। और लिक्विड कौन सा था हमारा, एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड था, राइट। जो हमारा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में, या हम लोग सिंपली बोलते हैं जो एसिड में जो चीज़ें डिज़ोल्व हो गई दे गॉट फिल्टर्ड आउट, और जो नहीं डिज़ोल्व हो पाई दे रिमेन ऑन टू द क्लोथ। ठीक है, तो जो हमारा फिल्ट्रेट हो गया दैट इज़ एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, और जो रिटेंटेड हो गया दैट इज़ एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन। ठीक है, तो दिस वॉज द शॉर्ट इंट्रो ऑफ दिस पैरा। एक बार हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। सो वी कंटिन्यू आस्किंग इन द सेम वे व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये कौन सा एनालिसिस हो गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस हो गया। इनऑर्गेनिक का हम लोग दूसरी तरीके से करेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करने के लिए कि और कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारी बॉडी में या किसी भी एनिमल टिश्यू या प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट हैं, उसका एनालिसिस करने के लिए जो अभी हमने प्रोसीजर बताया वो करेंगे। ठीक है, then it says that how does one go about finding the answer? To get an answer, one has to perform a chemical analysis. We can take any living tissue,
अब वो एनी लिविंग टिश्यू जो है एक वेजिटेबल हो सकती है या एक पीस ऑफ लिवर हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है। देन ग्राइंड इट इन द ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। आप लोग फ्लो चार्ट बनाते रहो, ठीक है, तो वो स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। जिसका फॉर्मूला है ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड का Cl3CCOOH, राइट। यूजिंग अ मोटार एंड पेस्टल। मोटार एंड पेस्टल की हेल्प से हम लोगों ने उसकी ग्राइंडिंग करी। देन वी ऑब्टेन अ स्लरी दैट इज थिक इन नेचर, मतलब वी ऑब्टेन अ थिक स्लरी। If we were to strain this through a cheesecloth or a cotton clover, we would obtain 2 fractions। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे समझो कि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को फ़िल्टर करते हैं, फ़िल्टर इन द सेंस ले लो कि अगर आपने चाय बनाई है, अब आप चाय को छन्नी के थ्रू, ठीक है, यू आर गोइंग टू पोर इट इन टू द कप्स और द केटल, तो जो हम लोगों ने जो लिक्विड पार्ट होगा वही तो कप या केटल में जाएगा, और जो वो टी लीव्स हो गए या जितना भी हार्ड या सॉलिड पोर्शन हो गया वो दैट रिमेन ऑन टू द दैट छन्नी, राइट, वही तो होता है। तो वी आर गोइंग टू गेट 2 फ्रैक्शंस, एक जो कि फिल्टर आउट हो गया और एक जो कि फिल्टर आउट नहीं हो पाया। हम लोग को 2 पोर्शंस मिले। वन इज़ कॉल्ड द फिल्ट्रेट, और मोर टेक्निकली अगर हम लोग बात करें दैट इज एसिड सोल्यूबल, ठीक है। तो जो फिल्ट्रेट हो गया दैट इज एसिड सोल्यूबल, ओके। जो फिल्ट्रेट हुआ हमारा दैट इज एसिड सोल्यूबल पूल, एंड द सेकेंड वन दैट इज रिटेंटेड, जो कि डिसॉल्व नहीं हो पाया इनटू द एसिड, दैट इज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। गॉट इट? देन साइंटिस्ट हैव फाउंड दोस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन द एसिड सोल्यूबल पूल। तो अब क्या हुआ, जो हमारा एसिड सोल्यूबल पूल था, मतलब जो बीकर के अंदर जो हमें फिल्ट्रेट मिला, ये वाला जो जैसे इसके ऊपर हमने मस्किन को क्लोथ रख दिया, कॉटन क्लोथ रख दिया, यहाँ पे एक हमें पोर्शन मिला, ये हो गया हमारा रिटेंटेड और ये हो गया हमारा फिल्ट्रेट, राइट, फिल्ट्रेट। तो इस फिल्ट्रेट में साइंटिस्ट को क्या मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्या मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं। नेक्स्ट पैरा बोलता है, इन हायर क्लासेस you will learn about how to analyze a living tissue sample and identify a particular organic compound। मतलब यहाँ तक के स्टेप तो हमें इस क्लास में पता चल गई, लेकिन जब आगे हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन था उसमें से हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे निकाला, कैसे पता किया कि उसमें कौन कौन से हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे, तो जस्ट नाउ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। सो इट विल सफाइस टू say here that one extracts the compound, then subjects the extract to various separation techniques till one has separated a compound from all the other compounds। मतलब कि अगर हम लोग शॉर्ट वे में, एक समराइज वे में अगर हम बात करें तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक किसी भी पर्सन ने सबसे पहले एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, ठीक है, ऑफ द कंपाउंड दैट वी हैड, फिर उस एक्सट्रैक्ट में बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, उनमें उनको फिर ऐसे ही सेपरेशन टेक्निक्स के थ्रू पास आउट होना पड़ा, जिसके थ्रू हम लोगों ने एक कंपाउंड को अलग कर दिया। फिर अब उस एक कंपाउंड का हम लोग फर्दर एनालिसिस करके उसका फॉर्मूला बताएंगे या बाकी सब बताएंगे। तो इन अदर वर्ड्स, वन आइसोलेट्स एंड प्योरीफाइज द कंपाउंड्स। Analytical techniques when applied to compounds give us an idea of the molecular formula, ठीक है। तो पहले कंपाउंड फाइंड किया, फिर उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट किया हम लोगों ने, एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड वाज नाउ नोन। देन इट सेज कि ये बात देखो, all the carbon compounds that we get from the living tissue are called biomolecules। Now they are telling you that what is the biomolecule, what are the biomolecules। तो what are the biomolecules? All the carbon compounds, जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमें लिविंग टिश्यू में से मिलते हैं, दे आर ऑल बायोमोलिक्यूल्स। जितने भी हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ओके जो हम लोगों ने जैसे एनिमल टिश्यू के ऊपर हमने एनालिसिस परफॉर्म करी, तो उसमें जितने भी कंपाउंड्स हमें मिले, अगर उसमें कार्बन की प्रेजेंस है दैट इट इज़ अ बायोमोलिक्यूल। अब चैप्टर का मीनिंग समझ में आया, चैप्टर का नाम समझ में आया। तो बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हो गए, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, हमारे प्रोटीन्स हो गए, हमारे न्यूक्लिक एसिड्स हो गए, हमारे फैट्स हो गए, क्योंकि इन सब में कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। हमारे जो प्रोटीन्स हो गए उनमें तो कार्बन प्रेजेंट ही है, राइट।
जब हमारे बात करा हमने कार्बोहाइड्रेट्स के, ऑब्वियसली ग्लूकोज कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, फैट, ग्लिसरॉल वगैरह, इन सब में कार्बन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लिक एसिड में जो बैकबोन होती है, जो शुगर्स होती हैं, जो राइबोज शुगर या डीऑक्सी राइबोज शुगर, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। सो दे आर ऑल बायोमोलिक्यूल्स। Then, however, living organisms have also gotten inorganic elements and compounds in them. तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का तो हमने पता लगा दिया। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग कैसे पता लगाएंगे? हाउ डू वी नो अबाउट दीज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स? अ स्लाइटली डिफरेंट बट डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपेरिमेंट होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं क्या होता है। तो मैं एक बार शॉर्ट में बता देती हूँ क्या करना होता है। हम लोगों ने लिविंग टिश्यू लिया, कोई भी, जैसे हमने प्लांट ले ली, प्लांट की लीफ ले ली, या कोई वेजिटेबल ले लिया, जो अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था, पीस ऑफ लिवर ले लिया, कुछ भी ले लिया, एक लिविंग टिश्यू ले लिया। फिर अब उस लिविंग टिश्यू का हमने क्या किया? उस लिविंग टिश्यू का हमने ड्राई वेट निकाला। अब देखो डिफरेंस है ड्राई वेट और वेट वेट में। जब आपने वो लिया, लिविंग टिश्यू लिया, सपोज आपने एक लीफ ले ली, अब उस लीफ को वेट कर दिया तो वो आ गया आपका वेट वेट। लेकिन अगर आपने उस लीफ को सुखाया, उसकी जो अंदर का पानी है दैट गेट्स इवेपोरेटेड, वो ख़त्म हो गया। तो जब हम लोग उसका वेट करेंगे सुखाने के बाद उस टिश्यू को, कि उसके अंदर वाटर का प्रेजेंस ना रहे, तो जो हमें वेट मिला तो वो हो गया हमारा ड्राई वेट। तो जो हमने टिश्यू लिया, उसका ड्राई वेट निकाला। ड्राई वेट निकालने के बाद उसको बर्न आउट कर दिया। जब हमने बर्न आउट किया, लास्ट में क्या मिला? ऐश। जो हमारा ऐश है उसके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, उसका एनालिसिस करो। तो हमें वो जो ऐश है उसका एनालिसिस करने से हमें सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स पता चल जाएंगे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बर्न करते हैं, अब पूछिए बर्निंग क्यों इंपॉर्टेंट है? तो बर्निंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम कंपाउंड को बर्न कर रहे हैं तो जो कार्बन होता है हमारा, दैट गेट्स रिमूव्ड। कैसे? जो कार्बन होता है बर्निंग की वजह से वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड एज अ गैस निकल जाती है बाहर। तो अब जो कंपाउंड है उसमें कार्बन तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो अब जो हमारा कंपाउंड्स में बचे हैं उसमें हम जो ऐश बचा है हमारा, उसमें सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो नाउ लेट्स रीड इट आउट। वन वेट्स अ स्मॉल amount of living tissue, say it as a leaf or liver, this is called wet weight, and dry it. All the water evaporates, the remaining material gives the dry weight. ठीक है, तो पहले वेट वेट कर लिया, उसके बाद ड्राई वेट किया। नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न कर दिया, ऑल द कार्बन कंपाउंड्स आर ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म, दैट इज CO2 एंड वाटर वेपर्स आर रिमूव्ड। ठीक है, तो उनको वो रिमूव हो जाते हैं। What is remaining is called the ash, जो राख होती है। Then this ash contains the inorganic elements like calcium, magnesium, etc. Magnesium and calcium present है, और ये सारे inorganic compounds हैं। Inorganic compounds like sulfate, phosphate, etc. are also seen in the acid soluble fraction. तो वो जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमने एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे, तो उसमें कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी प्रेजेंट हैं, सच एज सल्फेट एंड फॉस्फेट। ठीक है, तो आई होप इट इज़ बीइंग क्लियर टू यू ऑल, राइट? देयरफॉर द एलिमेंट एनालिसिस गिव एलिमेंट कॉम्पोजिशन ऑफ living tissues in the form of hydrogen, oxygen, chlorine, carbon, etc. While the analysis for compounds give an idea of the kind of organic and inorganic constituents. ठीक है, तो जब हम एलिमेंट एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो हम लोगों को एलिमेंट के बारे में पता चल जाता है कि वेदर इट इज़ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कैल्शियम, ये सब प्रेजेंट है हमारे टिश्यू में। और जब हम लोग कंपाउंड एनालिसिस करते हैं, then what we are coming to know about is the presence of the compounds, right? मतलब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, right? Then it says from a chemistry point of view, one can identify functional group as well, that whether it is aldehyde containing ketone, aromatic compound, yeah, anything. But from a biological point, we shall classify them into amino acids, न्यूक्लियोटाइड बेस, फैटी एसिड्स, एक्सेट्रा, राइट? तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है दैट इज़ अमाइनो एसिड्स।
तो अब ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? अमीनो एसिड्स या अमीनो एसिड्स ऑल द सेम। तो अमीनो एसिड्स आर दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे अमीनो एसिड्स हैं। दे आर कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप। उनके पास क्या होता है? अमीनो ग्रुप होता है। एंड इन एसिडिक ग्रुप एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन। ये जो लाइन मैं पढ़ रही हूँ अभी आपको समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन अभी मैं समझा दूंगी इनका मीनिंग क्या है। हेंस दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स ऑल्सो। ठीक है, दे आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स बोला जाता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा शायद से ज़्यादा हो गया है, रुको मैं समझाती हूँ। जो हमारा अमीनो एसिड होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड होता है एक कार्बन कंटेनिंग एक एसिड ग्रुप दैट इज COOH, एक अमीनो ग्रुप दैट इज NH2, राइट। अब यहाँ पे हमने एक H लगा दिया। ठीक है, अब इसकी एक वैलेंसी बची तो यहाँ पे एक R ग्रुप लगा दिया। अब ये जो R ग्रुप है ना, ये बहुत ड्रामा करता है। ये जो R ग्रुप है इसकी वजह से अमीनो एसिड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। किसी भी अमीनो एसिड में इतना तो प्रेजेंट होगा, और ये जो R ग्रुप है हर अमीनो एसिड में चेंज करता है। ठीक है, अगर हम लोग देखो, ये मैं आगे बताऊंगी, ये चीज़ तो क्लियर हो गई ना, ये R ग्रुप है। तो अब इसमें जैसे ये लाइन पढ़ो, ये लाइन बोलती है कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप। अब ये अमीनो ग्रुप कौन सा हो गया? ये एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास। एन एसिडिक ग्रुप, एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है एज सब्स्टिट्यूट ऑन द सेम कार्बन। सेम कार्बन पे दोनों प्रेजेंट हैं, यही तो कार्बन है जिस पे दोनों प्रेजेंट है। तो ये जो कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन, गॉट इट? तो अल्फा कार्बन पे एक साइड में हमारा एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, दूसरे साइड में हमारा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग इसको अल्फा अमीनो एसिड भी कहते हैं, या सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। अब देखो, सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स क्यों कहते हैं? और मीथेन क्या होता है? CH4। तो मीथेन का सिंपल स्ट्रक्चर हो C H H H एंड H। ठीक है, अब हमने क्या किया? अब हमने यहाँ से H हटाया, एक H को हमने हटा दिया, और इस H की जगह हमने क्या बनाया? यहाँ पे हमने रखा COOH, दैट इज एसिड रख दिया। उसके बाद हमने फिर यहाँ से हटाया और यहाँ पे हमने NH2 ग्रुप रख दिया, NH2। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया? ये तो H था ही, इसको नहीं हटाया। फिर यहाँ से जैसे अब ये H हो गया, हमने H ही रहने दिया, एक अमीनो ग्रुप प्लेस कर दिया, एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये एक अमीनो एसिड है। दिस इज व्हाट? दिस इज ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड है। तो दैट इज दे आर नोन एज द सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स। अगर हमने यहाँ पे H की जगह हमने CH3 रख दिया, मीथेन रख दिया, देन वी विल गेट एलेनिन, राइट। जैसे CH3 हमने रख दिया, CH3 रख दिया हमने, एक्चुअली ये बॉन्डिंग इधर होगी, ठीक है, C के साथ। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? दिस इज नाउ जस्ट अ मोमेंट। अब जो हमारा एसिड हुआ दैट इज एलेनिन। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है दिस इज व्हाट इज द R ग्रुप। दिस इज व्हाट इज द R ग्रुप। तो ये जो R ग्रुप होता है ना, यही जैसे जैसे चेंज होता है हमारा डिफरेंट अमीनो एसिड्स बन जाते हैं। तो ये समझ में आया कि इनको सब्स्टिट्यूटेड मीथेन्स क्यों कहते हैं, व्हाई दे आर नोन एज अल्फा अमीनो एसिड्स। गॉट इट? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड समझ में आ गया, राइट? ओके, फिर आगे ये लोग बोलते हैं that there are 4 substituted groups occupying 4 valencies. These are hydrogen, carboxylic amino acids and the variable group.
तो जो हमने स्ट्रक्चर बनाया था COOH NH2 देन H एंड R, तो एक तो हाइड्रोजन हो गया, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया, एक अमाइनो ग्रुप हो गया एंड ये वेरिएबल ग्रुप हो गया. तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड. द वेरिएबल ग्रुप इज डिजाइंड बाय आर ग्रुप. ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप देयर आर मेनी अमाइनो एसिड्स. मतलब आर ग्रुप के बेसिस पर बहुत सारे अमाइनो एसिड्स हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स बनाते हैं वो अमाइनो एसिड्स सिर्फ 20 होते हैं. मतलब ओनली 20 अमीनो एसिड्स आर गोइंग टू फॉर्म द प्रोटीन्स. ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि जो हमारा आर ग्रुप होता है इन दिस प्रोटीनियस अमाइनो एसिड्स कुड बी अ हाइड्रोजन, दैट इज अमाइनो एसिड इज कॉल्ड ग्लाइसिन, एक मिथाइल ग्रुप दैट इज एलानिन, हाइड्रोक्सिल मिथाइन दैट इज सेरेनिन. हाइड्रोक्सिल मिथाइन मीन्स अल्कोहल. ठीक है, so 3 of the 20 amino acids are shown in the figure 9.1. तो अब 9.1 फिगर को हम लोग देखते हैं. yes, so this is your figure 9.1 showing you different amino acids. तो अब देखो ये हमारा क्या हुआ, एसिड ग्रुप. जो हमने इधर साइड में एसिड बना दिया, इट डजंट मीन्स कि एसिड इधर ही साइड में रहेगा. वो तो मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बना के बताया है. ठीक है, तो हमारा एक एसिड ग्रुप प्रेजेंट है, एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है. अब ये जो आर ग्रुप था, यहाँ पे कौन सा ग्रुप था, आर को हमने रिप्लेस किया विद हाइड्रोजन, तो हमारा क्या आ गया, ग्लाइसिन. क्या आ गया, ग्लाइसिन आ गया. फिर हमने आर को रिप्लेस किया विद मिथाइल ग्रुप, तो एलेनिन आ गया. हमारा क्या आ गया, एलानिन आ गया. फिर हमने उसको चेंज किया विद अल्कोहल दैट इज CH2OH के साथ हमने रिप्लेस किया आर ग्रुप को, तो हमारा क्या आ गया, सेरीन आ गया. तो 3 टाइप के अमाइनो एसिड्स हमें मिल गया. ठीक है, एंड दीज ऑल 3 अमाइनो एसिड्स आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल इन फॉर्मिंग द प्रोटीन्स. ठीक है, तो प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं ये लोग. ठीक है, प्रोटीन्स. तो आई होप अमीनो एसिड्स का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्लियर हो गया है. ओके, फिर उसके बाद बोलते क्या है, द केमिकल्स एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड्स आर एसेंशियली ऑफ द अमीनो कार्बोक्सिल एंड द फंक्शनल ग्रुप. मतलब जो कि किसी भी अमीनो एसिड की अगर हम लोग बात करें कि वेदर इट उसका जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी है वो कौन डिटरमाइन करता है, क्योंकि भैया 4 ग्रुप्स प्रेजेंट, एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक वेरिएबल ग्रुप प्रेजेंट है, एक कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, एक अमीनो एसिड ग्रुप प्रेजेंट है. तो कौन डिनोट करता है उसकी, या हु मेंटेन्स द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द अमीनो एसिड. तो इट इज़ द अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप या फिर आर ग्रुप, जो कि हैंडल करते हैं द केमिकल एंड द फिजिकल प्रॉपर्टी. तो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दे आर एसिडिक. मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस और अमीनो एसिड के नंबर पर प्रेजेंट. मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिल ग्रुप की प्रेजेंस ज़्यादा हुई तो जो एलिमेंट होगा, तो जो अमीनो एसिड होगा दैट विल बी एसिडिक इन नेचर. क्यों? क्योंकि भैया जो कार्बोक्सिल ग्रुप होता है दैट इज़ एसिडिक इन नेचर. लेकिन अगर अमीनो एसिड्स की प्रेजेंस ज़्यादा हुई, अगर अमीनो ग्रुप की प्रेजेंस ज़्यादा हुई देन द अमीनो एसिड विल बी पॉजिटिवली चार्ज, मीनिंग इट इज़ बेसिक इन नेचर. तो जो अमीनो एसिड या कार्बोक्सिलिक के नंबर जो होता है ना, प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप या अमीनो ग्रुप, तो वो डिटरमाइन करता है कि वेदर इट इज़ एसिडिक और बेसिक. एसिडिक का एग्जाम्पल उन्होंने दे रखा है ग्लूटामिक एसिड जो कि एक अमीनो एसिड है, या बेसिक का दे रखा है लाइसिन. ठीक है, आर्जिनिन एंड लाइसिन के बारे में आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे. दैट इज़ द चैप्टर सेज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस. तो उसमें आप लोग पढ़ोगे कि जो DNA होता है वो जो हिस्टोन प्रोटीन के साइड में जो कॉइल होता है, तो उसमें आप लोग लाइसिन और आर्जिनिन के बारे में पढ़ोगे कि दीज आर द पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स ऑफ द हिस्टोन ऑक्टामर. ठीक है, तो वो अभी बात छोड़ दो.
न्यूट्रल मतलब जब एसिड की और बेस की, न्यूट्रल मतलब जब एसिड की और बेस का नंबर इक्वल हो गया तो ओवरऑल जो एसिड हुआ दैट इज न्यूट्रल। ठीक है, तो जो न्यूट्रल एसिड है उसका एग्जांपल है हमारा वेलिन। तो यहाँ पे 3 टाइप के अमाइनो एसिड्स की एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, एसिडिक के लिए ग्लूटामिक एसिड, देन बेसिक लाइसिन एंड न्यूट्रल के लिए इट इज वेलिन। ठीक है, सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स लाइक टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन। अभी आप लोगों को ये ज़्यादा सब कुछ रिमेंबर करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट हाँ MCQ's पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इसको एक एक एग्जांपल ध्यान रखो, दैट्स ऑल्सो सफिशिएंट। तो एरोमेटिक में कौन कौन से आ गए, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन आ गया हमारा। Then a particular property of amino acid is the ionizable nature of NH2 and COOH group. Hence in solution of different pH the structure of amino acid changes. मतलब अगर हम लोग pH चेंज करते हैं तो अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। उसके बाद दे हैव टोल्ड यू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द ज्विटर आयन। क्या है वो? ज्विटर आयोनिक फॉर्म। अब ये ज्विटर आयन क्या है? देखो हमारे पास एक अमाइनो एसिड था, हमने उसको लो पीएच प्रोवाइड करी, तो लो पीएच में क्या हुआ, हमारा बेसिक नेचर रहा ग्रुप का, तो ये हमारा लो पीएच के केस में है। तो जब पीएच जो थी हमारी लो थी, लो पीएच थी हमारी, तो क्या हुआ, जो ये अमाइनो एसिड था दैट वाज बेसिक इन नेचर। ठीक, फिर हमने थोड़ी सी पीएच इंक्रीज करी। हमने क्या किया, पीएच को इंक्रीज किया। जब हमने पीएच इंक्रीज करी देन व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ये जो हाइड्रोजन है ऑन द कार्बोक्सिल ग्रुप ये रिमूव हो जाएगा, क्योंकि भाई O और H की बॉन्डिंग है, क्योंकि O ज़्यादा नेगेटिवली चार्ज है, इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज़ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो क्या हुआ, जो हमारा हाइड्रोजन था, ठीक है, अब उसको रिलीज़ होना था इन द पॉजिटिव फॉर्म, तो ओ जो था हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इसने ये वाला जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे ये खुद ले लिया और हाइड्रोजन से कहा जाओ तुम जाओ, मेरे को ज़रूरत नहीं है। तो ऑक्सीजन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और H पॉजिटिव हमारा रिलीज़ हो गया। तो H पॉजिटिव हमारे OH से रिलीज़ हुआ। उसके बाद क्या हुआ, हमने फिर pH को इंक्रीज़ किया और इंक्रीज़ किया pH को। तो अब जो ये NH3 पॉजिटिव वाला आयन था ना, तो N के पास बहुत नेगेटिव चार्ज तो हो ही रहा था, ऊपर से वो बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसलिए उसने 3 और हाइड्रोजन को होल्ड कर रखा था। लेकिन एक हाइड्रोजन जो था वो पॉजिटिवली चार्ज था, तो नाइट्रोजन ने क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन मेरे को दे दो, तुम रिलीज़ हो जाती है। H पॉजिटिव यहाँ वाला रिलीज़ आउट हो गया। ठीक है, अब यहाँ वाला जो रिलीज़ आउट हो गया, तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे तो नॉर्मल हो गया, मतलब अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं रहा। तो इस कंडीशन में ये बेसिक था, क्योंकि अमाइनो एसिड वाज पॉजिटिवली चार्ज, इसमें ये एसिडिक था। ठीक, अब एक बात बताओ, ये तो बेसिक हो गया, ये एसिडिक हो गया, पर ये क्या हुआ भाई, तो ये जो हमारा ये है दिस इज द ज्विटर आयोनिक फॉर्म। अब ज्विटर आयोनिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ भैया, ठीक है ये pH इंक्रीज करने पे ये हुआ, लेकिन ज्विटर आयोनिक फॉर्म हुआ क्या, ज्विटर आयोनिक फॉर्म हुआ कि एक ऐसा फॉर्म जहाँ पर दोनों चार्ज प्रेजेंट हैं। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट है, तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास दोनों चार्ज प्रेजेंट हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ज्विटर आयन की कि आखिरकार ज्विटर आयन होता क्या है, तो देखो ज्विटर आयन जो होता है हमारा, ज्विटर आयन, तो इसका ये जो वर्ड ज्विटर है इट इज़ टेकन फ्रॉम इन जर्मन वर्ड, एक जर्मन वर्ड होता है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हाइब्रिड। क्या होता है, हाइब्रिड।
तो किसी भी आयन का हाइब्रिड इस ज्विटर आयन, किसी आयन का हमने हाइब्रिडाइज कर दिया, उसको उसका हाइब्रिड फॉर्म किया, तो हमें क्या मिला? ज्विटर आयन। अब हाइब्रिड हमने कैसे फॉर्म किया? हमने एक ऐसा फॉर्म किया। अब आयन बताओ, एक ही तो, दो ही तो होते हैं, एनायन या कैटायन। अब हमने एक तीसरा टाइप का आयन बना दिया, एक हाइब्रिड बना दिया, जिसके पास दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट थे। पॉजिटिव चार्ज भी प्रेजेंट था, नेगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट था। तो उस टाइप के आयन को हम लोग कहेंगे ज्विटर आयन, जिसके पास हमारे दोनों फॉर्म प्रेजेंट हो, तो वो हो गया हमारा ज्विटर आयन। ठीक है। फिर उसके बाद इन लोगों ने एक शॉर्ट पैराग्राफ दिया है